आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है उसमें हम लोग एक्सियोस जो है उसका यूज करेंगे। एक्सआईओस यानी कि एक्सियोस उसका हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको इंस्टॉल कर लेते हैं npm i एक्सियोस। और ये जो है हमारा जो डाटाबेस होता है एचटीटीपी जो कॉल्स होती हैं उनको एक्सेस करने के काम में लिया जाता है। यानी कि हम लोग जो एंड पॉइंट्स को एक्सेस करना है एपीआई से, तो उसके लिए हम लोग इस लाइब्रेरी का यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर एक्सियोस का। राइट, इसमें हमारे पास गेट मेथड है, पोस्ट मेथड है, और जो भी रिस्पॉन्स के डेटा हम लोग को गेट करने हैं वो एक्सियोस रिस्पॉन्स ऑफ टाइप हम लोग गेट करेंगे। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग कैटेगरी लिस्ट को यानी कि एक डिस्प्ले दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक कंपोनेंट बना लेते हैं रिएक्ट के अंदर। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे कैटेगरी लिस्ट। फंक्शनल कंपोनेंट हमेशा कैपिटल लेटर में आना चाहिए, रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग फ्रेगमेंट यूज कर लेते हैं और उसके अंदर हम लोग टेबल यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोगों को एक यूज स्टेट वेरिएबल काम में लेना पड़ेगा कैटेगरी। जब भी हमारा डेटा जो है फैच करेगा और डेटा लेकर आएगा तो उसे हम लोग सेट कैटेगरीज करेंगे, यानी ताकि आप हम लोग उसे अपडेट कर दें उस कैटेगरीज वेरिएबल को जिसमें हमारे पास कैटेगरी डीटीओ टाइप का एरे टाइप का जो वैल्यू है वो हम लोगों को रिसीव हो जाए। तो एक होता है हमारे पास यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यूज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, वो फर्स्ट टाइम जब पेज रेंडर होगा जस्ट आफ्टर उसके यूज इफेक्ट जो है वो रेंडर हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इसमें लास्ट में क्या डाल दिया है, देखिए फंक्शन के अंदर मैंने एक एम्प्टी अरे डाल दिया है, यानी कि ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा सिर्फ। ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एम्प्टी अरे होने का मतलब है कि वो बार बार एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट जो है वो होगा। अब इसके अंदर हम लोग एक्सियोस यूज करेंगे, तो एक्सियोस डॉट गेट हम लोगों को यूज करना है और उसके अंदर हम लोगों को एपीआई का एंड पॉइंट लिख देना है जिसको हम लोगों को एक्सेस करना है। सो फाइनली हमारे पास एक एपीआई है, आप लोगों को पता है रिएक्ट के अंदर, और उसको हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग कुछ लाइब्रेरीज जो हैं हमारे रिएक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, जैसे कि फॉर्मिक लाइब्रेरी है, यप की लाइब्रेरी है, एक्सियोस लाइब्रेरी है। ठीक है, ताकि हम लोग डाटाबेस से डाटा निकाल सकें, एपीआई से डाटा निकाल सकें। तो फाइनली हम लोगों ने एक्सियोस डॉट गेट किया एंड फाइनली देन यूज किया। देन के अंदर हम लोगों का रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा वो हम लोगों को बताना पड़ेगा। एक्सियोस रिस्पॉन्स ऑफ द टाइप कैटेगरी डीटीओ ऑफ द एरे, ये हमारा आउटपुट होगा। तो देखिए ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये हमारा रिएक्ट का वीडियो ट्यूटोरियल है, ताकि हम लोग रिएक्ट जेएस के अंदर काम कर सके, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर काम कर सके और हम लोगों को एपीआई के डेटा को गेट करना है। सो फाइनली एक्सियोस की लाइब्रेरी बहुत ही यूजफुल लाइब्रेरी है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स ऑफ टाइप एक्सियोस रिस्पॉन्स, और ऑफ टाइप कैटेगरी डीटीओ टाइप का एरे जो है वो हम लोगों को गेट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जो ब्रैकेट्स है रिस्पॉन्स को उसमें लीजिए, उसके बाद में लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कीजिए, करली ब्रैकेट्स यूज कीजिए एंड फाइनली आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है उसको हम लोगों को यहाँ पर यूज में ले सकते हैं हम लोग। एक्सियोस रिस्पॉन्स जो है एक्सियोस की लाइब्रेरी में है, तो वो इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके हम लोग ये वैल्यू जो है वो शो कर सकते हैं। अब हम लोगों को वैल्यू जो है वो किसकी शो करनी है, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट डेटा की। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ये यूज इफेक्ट में मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम लोड करूंगा तो एक बार के लिए रेंडर होने के बाद में ये कॉल हो जानी है, ये किसी क्लिक के ऊपर कॉल नहीं होना चाहिए। सो फाइनली हम लोगों ने यूज इफेक्ट किया है। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर कंसोल करके देखेंगे और हमारे पास एक एरे टाइप का जो है वैल्यू हम लोगों को मिल रही है ID1 एंड नेम इज फैशन। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों का डेटा जो है वो आ चुका है यूज इफेक्ट करने के बाद में। तो हमारा एक्सियोस की जो लाइब्रेरी है वो परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, ताकि डेटा को गेट किया जा सके। अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि हम लोगों को कैटेगरी टाइप ऑफ डीटीओ का एक एरे चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग एरे यूज करेंगे क्योंकि रिस्पॉन्स यही है।
एंड फाइनली हम लोगों को यूज स्टेट काम में लेना पड़ेगा। दोनों हुक हम लोगों ने बहुत बार काम में लिए हैं, यूज इफेक्ट है एंड यूज स्टेट है। यूज स्टेट स्टेट को मैनिपुलेट करने के लिए काम में आता है, और यूज इफेक्ट जो होता है वो हुक है जो हमारा साइड इफेक्ट रेंडर करता है। कितनी बार रेंडर करता है वो हम लोगों के एम्प्टी अरे का मतलब एक बार रेंडर करने का। अगर हम लोग उसे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं तो मल्टीपल टाइम्स वो जो जितनी बार भी अपडेट्स होते हैं उतनी बार जो है वो हम लोगों को शो करेगा। एंड अरे के अंदर अगर हम लोग कोई वेरिएबल पास कर दे तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस होगा तो वो जो है वो कॉल होगा। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कैटेगरीज का एक यूज स्टेट वेरिएबल काम में लिया है। यूज स्टेट इसलिए लिया है कि फर्स्ट टाइम कैटेगरीज के अंदर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर जब हमारे पास डेटा फैच हो जाएगा तो हम लोग कैटेगरीज को अपडेट कर देंगे बाय यूजिंग सेट कैटेगरीज। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक रहेगा। फर्स्ट टाइम जब भी पेज लोड होगा तो उसके बाद में हमारे पास कैटेगरीज जो है वो टेबल की फॉर्म में हम लोगों को दिखनी चाहिए। सो इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट कैटेगरीज, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा। अब डेटा के अंदर आप लोगों के पास एरर आएगा क्योंकि यूज स्टेट के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो कैटेगरी डीटीओ है, जबकि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैटेगरी डीटीओ का एक एरे है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, जो यूज स्टेट हम लोगों ने लिखा है ऑफ द टाइप उसका बनाया है वो वही बनाना पड़ेगा जिसको रिस्पॉन्स को हम लोग उसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एरे टाइप आप लोग कैटेगरी डीटीओ में बना दीजिए। ओके, अब हम लोग यहाँ पर टेबल यूज करेंगे। टेबल यूज करने के लिए हम लोगों को टी बॉडी टी हेड वगैरह यूज करने पड़ेंगे। उसके बाद में हम लोगों को एक मैप फंक्शन यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कैटेगरीज जो है वो एरे टाइप की होंगी। तो कलेक्शन है, कलेक्शन को हम लोगों को इटरेट करना है 1 बाई 1, राइट। तो ये एक बहुत आसान है। मैप फंक्शन मैंने बता दिया एरे का कैसे काम करता है, और ये बहुत ही ज्यादा आप लोगों को आसान लगेगा। ये टी बॉडी हो गया, ये टी डी हो गया इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लोग ऐसी चीजें जो हैं वो विजुअलाइज करके देखेंगे ताकि हमारा आउटपुट जो है हम लोगों को सही मिले। ठीक है, तो अब हम लोगों को इटरेट करके ही देखना है और उसके बाद में हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सियोस के थ्रू जो है वो गेट यूज किया है और मैंने उसको डायरेक्ट पाथ जो है वो प्रोवाइड किया। तो ये सही तरीका नहीं है, डायरेक्ट पाथ हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। एनवायरनमेंट फाइल हम लोग बनाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाएंगे प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए। एनवायरनमेंट फाइल के थ्रू ही हम लोग जो है वो एक्सेस करेंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने, क्योंकि हम लोगों को रो इटरेट करनी थी, तो हम लोगों ने एक जो है कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया, कैटेगरीज को उसमें लिखा, डॉट मैप लिखा, एंड कैटेगरी सिंगल बाय सिंगल कैटेगरी हम लोगों ने यूज किया। याद रखना कि हम लोगों को टीआर के अंदर की जो है वो यूज करना है कैटेगरी डॉट आई डी, क्योंकि वो यूनिक है। एंड फाइनली टी डी कैटेगरी डॉट आई डी, एंड नेक्स्ट टी डी फॉर द नेम, हम लोग ये यूज करेंगे। तो रिएक्ट को यूज करना ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। आप लोग ये कहें रिएक्ट जेएस पे काम करना। कुछ हुक्स हैं जो आप लोगों को काम में लेने हैं, कुछ एपीआईज को कॉल करना है, कुछ एपीआईज के डाटा को जो है वो यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना आप लोगों को। अब यहाँ पर देखिए ये एरर है, इसका एरर का मतलब क्या है, एक्सियोस एरर डॉट नेटवर्क एरर। नेटवर्क एरर का मतलब ये होता है कि आप लोगों की एपीआई को जब आप लोग कॉल कर रहे हैं तो एपीआई रन नहीं कर रही, इसीलिए नेटवर्क एरर आप लोगों के पास शो हो रहा है। तो आप लोग क्या करें, एपीआई को सबसे पहले रन करें। आप लोगों की एपीआई रन होगी तभी आप लोगों का डाटा जो है वो फैच करके एक्सियोस की लाइब्रेरी आप लोगों को शो कर पाएगी। अब फाइनली आप लोगों की एपीआई जो वो रन हो चुकी है, आप लोग इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आप लोग कंसोल विंडो को जरूर चेक कीजिए। कंसोल विंडो के बाद में नेटवर्क टैब को यूज कीजिए। नेटवर्क टैब में आप लोगों के पास आप लोगों का आउटपुट जो है वो शोन होने लग जाएगा, दिखने लग जाएगा।
मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद में दोबारा से लोड हुआ, डेटा आप लोगों को दिखाई दिया, आईडी एंड द नेम, आईडी इज 1 एंड द नेम इज फैशन, राइट। एंड फाइनली अब हम लोगों को ये टेबल जो है वो सही तरीके से रखनी पड़ेगी, एंड उसमें क्लास नेम हम लोग ऐड कर देते हैं टेबल स्ट्राइप्ड। जब हम लोग टेबल स्ट्राइप्ड यूज कर लेंगे क्लास नेम को, तो ये बूटस्ट्रैप हम लोगों ने यूज किया हुआ है। सो फाइनली हम लोगों को डेटा जो है वो बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग जो है वो दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये डेटा जो है वो टेबल फॉर्मेट में हम लोगों को बूटस्ट्रैप की जगह जो है वो दिखाई देना स्टार्ट हो गया। जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों को, ये जो पाथ है जो मैंने डायरेक्ट लिखा है वो आप लोगों को लिखना कैसे है, वो आप लोगों को ऐसे लिखना है .env.development, ठीक है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखेंगे .env.development। आगे कुछ नहीं लिखना है, ये कोई टाइपस्क्रिप्ट फाइल नहीं है, ये .environment फाइल है, तो .env, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग दोनों के लिए ही फाइल बनाएंगे .env.development.env.production, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए जो आप लोगों को यूआरएल लिखना है वो आप लोग यूआरएल लिखें। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं react_app_api_url, एंड आप लोगों को यूआरएल लिखना है यहाँ पर, लेकिन वो सिंगल वो किसी भी कोटेशंस के अंदर नहीं लिखना है, वो डायरेक्ट लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर बेस पाथ जो है वो यूआरएल का डालेंगे एपीआई के साथ, राइट। जो हमारा बेस पाथ है वो एपीआई तक का है, तो हम लोग वहां से लेके यहाँ तक जो है वो हमारा बेस पाथ पुट इसमें कर देंगे। तो हम लोगों ने बेस पाथ जो पुट कर दिया, रिएक्ट ऐप एपीआई यूआरएल। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट की जो है फाइल है उसको हम लोगों को उठाना प्रोसेस से है, process.environment.thisname, ठीक है। तो हम लोग एक नई फाइल बनाएंगे। ये बेस पाथ मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो आप लोग एक जगह सेव कर सकते हैं। तो endpoints.ts मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ const base URL, और इसमें मैं यहाँ पर process.env. यहाँ पर वो वेरिएबल नेम जो है वो पुट करूंगा और यहाँ पर इसको एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। तो जितने भी एंड पॉइंट हैं वो उनको हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फाइल्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो सही तरीका यही है काम करने का कि हम लोगों को इस तरीके से काम करना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया रिएक्ट ऐप एपीआई यूआरएल। जस्ट कॉपी करना है और आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है नेम के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो, तो आप लोग जस्ट कॉपी पेस्ट यूज कीजिए। उसके बाद में आप लोगों को एक्सपोर्ट करना है कॉन्स्ट। कोई भी वेरिएबल आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं, कॉन्स्टेंट बना सकते हैं और उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि हम लोग दूसरी फाइल्स के अंदर उसे यूज में ले सकें। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कैटेगरी लिस्ट यूआरएल, और इसी कैटेगरी लिस्ट को मैं एक्सियोस के अंदर जो है वो काम में लूंगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सपोर्ट किया हुआ है तो हम लोग डायरेक्टली इस कांस्टेंट वेरिएबल को यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो यूज कर रहा हूँ एपोस्ट्रॉफ, और उसके बाद में क्योंकि हम लोगों को अगर किसी की वेरिएबल वैल्यू लेनी है तो एपोस्ट्रॉफ जो है वो यूज करना पड़ता है। एंड उसके बाद में $, करली ब्रैकेट्स, बेस यूआरएल एंड कैटेगरीज। तो यही पाथ था हमारा टोटल। तो हम लोगों ने एक एंड पॉइंट बना लिया और उसमें हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर रहे हैं। तो फाइनली हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू जो है वो दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक कर लेते हैं। अभी आउटपुट हमारा नहीं आया है क्योंकि एरर है। अच्छा, हमारा पाथ जो है वो सही नहीं है। अगर आप लोगों का पाथ गलत होता है, इसका मतलब एनवायरनमेंट फाइल के अंदर अगर आप लोगों की कोई भी मिस्टेक होती है, इस टाइप का अगर आप लोगों के पास आता है रिक्वेस्ट फेल्ड विद द स्टेटस कोड 404, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों की जो एंड पॉइंट है वो आप लोगों को कॉल नहीं कर पा रहा है। आप लोगों का यूआरएल सही नहीं है, आप लोगों का एंड पॉइंट सही नहीं है। एंड पॉइंट के गलती के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों ने environment.development. जो फाइल बनाई है उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है।
तो सबसे बड़ा ध्यान वही रखें कि उसके बीच में जो इक्वल्स टू लगाकर हम लोग लिखते हैं उसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन का हो चाहे वो एनवायरनमेंट का। उसके बाद में हम लोगों को रिस्टार्ट करना है एप्लीकेशंस को। देखिए यहाँ पर एरर कंटिन्यू है क्योंकि मेरी env.development के अंदर हो सकता है कि मैंने स्पेस दे रखा है। यस, इक्वल टू के बीच में जो स्पेस है वो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये कंटिन्यू परसिस्ट रहेगा। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इक्वल टू वाला गैप जो है वो रिमूव करना है, और उसके बाद में हमारा आउटपुट जो है मैं रिस्टार्ट करूंगा, और ये यहाँ पर मैंने हटा दिया है, रिस्टार्ट भी कर दिया और आपको आउटपुट मैं शो कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।